So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बारी आ चुकी है कॉमर्स के सब्जेक्ट की। भाई मैंने पार्टनरशिप पूरी खत्म करा दी है अकाउंटेंसी के अंदर, वो भी लाइव हाफ ईयरली मैराथन के अंदर। इकोनॉमिक्स में पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं वन शॉट के फॉर्मेट में। अब आ रही है बात कॉमर्स की, और कॉमर्स के वीडियोस आपको लगातार यहां से मिलेंगे और अप टू मैनेजमेंट हम फटाफट से सब कुछ खत्म करा देंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के वीडियोस आप तक डाल चुके हैं। अच्छा, एक बात मुझे और आपसे बतानी है कि मैं साथ ही साथ नोट्स भी अपलोड करते जाता हूं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, तो तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करके पूरा मजा उठा सकते हो। ठीक है ना? चलो बेटा आगे शुरू करते हैं आज की क्लास। और बिफोर आई बिगिन, अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है, लाइव प्रिपेयर करना है हमारे पेड कोर्सेज के अंदर, तो स्पार्टन्स और फतेह 2 कोर्स है जिसके अंदर आप एनरोल करके पूरी पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है बच्चा पाड़ी, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। अब इस चैप्टर के अंदर जब भी आओगे तो सिलेबस में क्या क्या है, सिर्फ एक टॉपिक जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बाकी हर एक चीज सिलेबस में होगी। अब तुमको ख्याल आता होगा सर ये मैनेजमेंट क्या है, सर ये मैनेजमेंट नहीं समझ में आता है। तो मेरे 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 स्कूल में बोला जाता था मैनेजमेंट टैक्टफुली। टी मतलब क्या है यहां पर? टैक्टफुली। टैक्टफुली बोले तो मतलब मैनेज का मतलब चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। मेन का यहां पर जो मतलब है वो होता है रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना मैनेजमेंट है। आहा, क्या बात है! क्या ये डेफिनेशन स्कूल में लिख कर आ सकते हैं? अरे बाबा, स्कूल में डेफिनेशन पूछते हैं क्या? कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस पेपर आ रहा है, कहां तुमसे डेफिनेशन पूछा जाएगा भाई पेपर में। चलो भैया, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब एज एन एक्टिविटी क्या होता है। व्हाट इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी? एक्टिविटी का मतलब क्या है यार? याद करो। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है या तुम्हारे कभी बड़े भाई बहन हो घर में, तो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल। ये लीजिए लाइव एग्जांपल। ये पानी की बोतल है, इसमें भरना है पानी, ठीक है ना? तो बड़ा भाई छोटी भाई या बहन से क्या बोलेगा? इधर आओ, जाके इसमें पानी भर के लाओ, जाओ पानी भर के लाओ। तो उसका मतलब क्या है? भाई पानी की बोतल में पानी बड़े भाई को भरना था, लेकिन बड़े भाई ने ना भर के किससे भरवाया? छोटे से भरवाया। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मतलब खुद ना करके किसी और से करवाना एक्टिविटी कहलाता है। एज एन एक्टिविटी मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। दूसरों के एफर्ट से काम करवाने को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। चले भैया, अब आते हैं एज अ ग्रुप। हम अगर बात करें तो एज अ ग्रुप क्या होती है? मतलब वो ग्रुप जो पूरा कलेक्टिवली पूरी कंपनी या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, उसे एज अ ग्रुप बोलते हैं। तो लिखना क्या है? एज अ ग्रुप मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल इन्फोर्सिंग बॉडी। जैसे हमने रूल बनाए कि ये स्कूल में लेट नहीं आना है, ये वीडियो आपको लेट कर नहीं देखना है, व्हाटएवर, हमने रूल बनाए और रूल को इन्फोर्स करवाया, तो वो एज अ ग्रुप की बात हो रही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ टीम ऑफ मैनेजर्स who are responsible for making decisions and supervising the work of others। डिसीजन लेना है, दूसरे सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये भी देखना है। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर सारी हायरार्की ऑफ पीपल आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स एंड व्हाट नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? एज अ ग्रुप क्या होता है? मतलब वो सारे लोग जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कहलाएंगे। अगली बात आती है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज से है। डिसिप्लिन यहां पर ये नहीं है सीधे खड़े रहो यस सर, मतलब वैसा नहीं है कुछ भी। यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज से, बॉडी ऑफ नॉलेज से है। तो मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, इट इज अ स्टडी ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। लोग मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यहां पे आपको प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना होता है, बहुत फॉर्मल एजुकेशन है जो मैनेजमेंट की सीखनी पड़ती है। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस होता क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये है प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर जो कर रहा है वो मैनेजमेंट है, वो सारा प्रोसेस के अंदर आएगा। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अ प्रोसेस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स।
These functions should be performed systematically in an orderly manner, जैसे planning, फिर organizing, फिर staffing, फिर directing, फिर controlling. इसे process बोलेंगे. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ. अगला टॉपिक है मेरी जान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. यार लेट्स से तुमने डिसाइड किया कि मेरे को सर एसआरसीसी जैसे कॉलेज में जाना है, मेरा गोल वो है. अब उस गोल को पाने के लिए जो तुम एफर्ट्स ले रहे हो, ये पहली चीज होती है मैनेजमेंट के अंदर. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यहां पर दो तरह के गोल अचीव किए जाते हैं, सोशल गोल्स और इकोनॉमिक गोल्स. मतलब इकोनॉमिक गोल्स मतलब पैसे से रिलेटेड, सोशल मतलब पोजीशन से रिलेटेड. बात समझ में आ रही है? अगला, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल व्हेन आई मीन टू से मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक ही जगह पर अप्लाई होगा, हर जगह लगेगा. चाहे तुम क्रिकेट खेलते हो, वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है, या तुम्हारे घर का एक छोटा सा बिजनेस है या बहुत बड़ा बिजनेस है, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होगा. इसलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कहा जाता है, परवेडिंग कहा जाता है. अगला, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. एक आदमी मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं करता, इट्स अ सीरीज ऑफ पीपल हु परफॉर्म द रेलेवेंट फंक्शंस. बात समझ में आ रही है? अकेला आदमी मैनेजमेंट नहीं है, पूरे सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट बनते हैं. अगला, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मतलब रूल्स बनाने का काम, रूल्स इन्फोर्स करने का काम, ये मैनेजमेंट का होता है. कौन आएगा, क्या काम करेगा, किस तरह से करेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड अंडर मैनेजमेंट. फिर आते हैं, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. सोशल मतलब विच इज रिलेटेड टू पीपल. यार सोशल मतलब यही तो होगा ना. मतलब सोशल इसलिए क्योंकि हम खुद ना करके दूसरे से करवा रहे हैं, तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज अ सोशल कांसेप्ट. बात समझ में आ रही है? इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, अ मैनेजर हैज टू डायरेक्ट, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. अगला, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. व्हाट इज डायनामिक बच्चा पार्टी? डायनामिक मतलब ऐसी कोई चीज जो समय के साथ चेंज होती रहती है, वैसे मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है. It adapts with the situations which is being followed at current period of time. Management is performed continuously so as to mold the policies and practices of the organization according to the changes in its environment. Environment को देखते देखते changes लाना. अगली बात, मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. बिकॉज यहां पर आर्ट मतलब क्रिएटिविटी. तो जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं तो क्रिएटिविटी लगती है. साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में लगते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स. सेम प्रिंसिपल्स यहां पर भी फॉलो होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी बोलते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलते हैं. अगला, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी. डिस्टिंक्ट एंटिटी इसलिए बिकॉज मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश stated objectives by the use of human beings and other resources. It is distinct from its activities, techniques and procedures. As a distinct process, management consists of planning, organizing, staffing, directing and controlling. कहना चाहता है प्लान, जो मैनेजमेंट है वो एक चीज नहीं है, इट्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं. बात समझ में आ रही है बेटा जी? अगला, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. मतलब इसको टच नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट है. ठीक है ना भैया? अगला, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स. इंटीग्रेटिंग मतलब यूनिफाइंग फोर्स. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है सारे एम्प्लॉइज को इंटैक्ट रखती है, सब लोग एक साथ एकजुट के पूरी संस्था के लिए काम करें, ये मैनेजमेंट की एडवांटेज है. ठीक है ना बेटा? अगला, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगती है, इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं. आर्ट लगती है, सोशल साइंस लगती है, इकोनॉमिक्स लगती है, लाइकवाइज. मैनेजमेंट इज क्रिएटिव. क्रिएटिव इसलिए बिकॉज आपको हर सिचुएशन में अलग तरीके से डील करना पड़ता है. यू कैन नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर एवरीथिंग. ठीक है ना? तो मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन व्हिच वुड नॉट अदरवाइज हैपन. it activates all other resources and make them productive. तो मैनेजमेंट इज क्रिएटिव. बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगला कंसेप्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस. ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन अक्सर पूछा था, ये टॉपिक ही हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि कोई भी चीज किसी तरह क्यों होती है, जैसे यहां पे बोला कि मैनेजमेंट साइंस कैसे होता है, तो तुम सबसे पहले बताओ कि साइंस क्या होता है. तो साइंस में चीजें क्या होती है? साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. साइंस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है. साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं. ठीक है ना? और मैनेजमेंट कैसे साइंस है? बिकॉज मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं.
मैनेजमेंट की जो नॉलेज होती है वो भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग साइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर हुआ कि मैनेजमेंट साइंस कैसे, किसी भी चीज को किस तरह प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। अब देखो बोल रहा है मैनेजमेंट आर्ट कैसे। आर्ट क्या होता है? आर्ट में क्रिएटिव स्किल्स लगती हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है, तो उसे हम आर्ट बोलते हैं। आओ देखते हैं। आर्ट मींस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है ना? अब देखते हैं साइंस मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। आर्ट के बारे में बताया कि थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब मैनेजमेंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल स्किल। मैनेजमेंट आर्ट कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट में भी स्किल लगती है, ठीक है ना, और यहां पर भी प्रैक्टिकल लर्निंग्स लगती है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। लास्ट पॉइंट देखो, art require continuous practice to gain mastery. Management also involves regular practice to become a great manager. क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? आर्ट में लगती है प्रैक्टिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी लगती है प्रैक्टिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक आवाज डिस्टर्ब हो रही थी तो उसको बंद कर दिया जाए। परफेक्ट, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। अब प्रोफेशन क्या होता है भाई? जैसे एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, वैसे मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है हम बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए क्योंकि यहां पर भी स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आपको बीबीए एमबीए करना पड़ता है। देन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलती है, बिकॉज आप किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी आईएम्स में जाएंगे और वहां से ये आप अपनी नॉलेज गैदर करेंगे। सर्विस मोटिव होती है, हम यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। अगली बात क्या है? देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे आईसीएआई बॉडी है हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमको ये डिग्री ग्रांट करती है, जिसको हम लोग ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। देन देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे डॉक्टर्स व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप डाल के रखते हैं, वैसे हमारा भी एक, आपने देखा होगा कि मैनेजर्स भी तो सूट बूट में रहते हैं, तो इट्स देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच दे जनरली फॉलो। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस में नहीं है भैया, ये है मेरा फेवरेट टॉपिक। वाह भाई वाह, आजकल मैं अपने बच्चों जैसे डांस करने लगा हूं भाई। मेरे घर में भी कोको मेलन चलता है दिन भर, और ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। मेरे गानों में यही गाने बज रहे हैं। रील, बच्चे सोच रहे हैं रील देख रहे हैं, नहीं, हम ये देख रहे हैं कोको मेलन। व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ठीक है ना? ये भी सिलेबस में नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे जज साहब, मैनेजमेंट हम करते ही क्यों हैं? इसका दायित्व क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, प्रॉफिटेबिलिटी। धंधा कर रहे हैं, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है, सारी अंग्रेजी बंद। पहला मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने का काम मैनेजमेंट का होता है। एग्जाम में क्या लिख कर आना है, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए, डाउनलोड कर लेना। अगला है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो हमें बिजनेस को ग्रो करना है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, ग्रो करना है। अगर एक जगह दुकान है तो 10 जगह दुकान खोलिए, 10 जगह दुकान है तो 100 जगह दुकान खोलिए। दिस इज प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला, चेंज एंड इनोवेशन। चेंज एंड इनोवेशन का मतलब क्या है? नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना है, नए नए तरीके को इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सके। ऐसे नोकिया था, चेंज नहीं लाया और नोकिया आज हमारे बीच में नहीं है। वैसे ही सिमिलरली कोडेक कैमरास थे, चेंज और इनोवेशन को फॉलो नहीं किया और आज हमारे बीच में नहीं है। तो किसी भी बिजनेस को अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो उसको लगातार चेंज और इनोवेशन लाते रहना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी में कोई पॉजिटिव डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हमारी कंपनी लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल इज अ न्यू पॉइंट व्हिच शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगला, डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन एंड मोरल का मतलब क्या है? लोग आपके जो संस्था में काम कर रहे हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कर रहे हो, और ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज ना बनाएं जिसके एवज में सिर्फ मुनाफा ही हो और सोसाइटी को कुछ उसके बदले में ना मिले। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एंड राइटफुल डिसीजन मेकिंग। राइटफुल डिसीजन मेकिंग मतलब हर समय पर कोशिश करना है कि हमें सही डिसीजन लेना है, जो कि संस्था के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पीपल के लिए और इंप्लॉइज के लिए, तीनों के लिए ही सही हो। ठीक है ना बेटा? इंप्रूविंग इमेज, लगातार कोशिश करनी है कि हमारे संस्था की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंप्रूव होती रहे। जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना ज्यादा हम लोग ब्रांड लॉयल्टी
महसूस करेंगे मार्केट के अंदर। अगला है क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सामान ठीक प्राइस पर दोगे तो बढ़िया है, अच्छा सामान महंगा दोगे हम नहीं ले रहे बाबा, अच्छा सामान सस्ता दे रहे हो बकवास है तुम्हारा सामान। तो क्वालिटी गुड एट फेयर प्राइसेस शुड बी द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक इंपॉर्टेंस पर। तुम लोग को भी लगता होगा यार सर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, मीनिंग आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, इंपॉर्टेंस आता है, हम कितना पढ़ेंगे सर, हम परेशान हो जाएंगे सर, हम ऐसे नहीं करना चाहते, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर रही। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? अबे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव कर सकते हैं? लेट्स से सुनो मेरी जान, मेरा एम है मेरे को पैसा कमाना है, संस्था का एम है कि संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी हो, इंप्लॉइज का एम है कि मेरे को सैलरी बढ़िया बढ़िया मिले। तो सारे गोल्स को कैसे अचीव करना है ये आएगा अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर लिखा है ह्यूमन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सेवरल पर्संस स्पेशलाइजिंग इन डूइंग अ पार्ट ऑफ द टोटल टास्क। Each person may be working efficiently, but the group as a whole cannot realize its objectives without mutual cooperation and coordination among the individual efforts। क्या बात समझ पे आ रही है सभी बच्चों को? तो एक के एम से संस्था नहीं चलती, सारे लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब क्या है मेरी जान? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमें किसी भी तरह के रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। सारे रिसोर्सेज को पूर्णतः इस्तेमाल करना है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात समझ में आ रही है बच्चों पार्टी? अगला क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। भाई देखो, अगर एक सामान को बनने में 100 रुपए लगते हैं और हमारी संस्था कुछ ऐसा काम करने लग जाए कि जो कॉस्ट लग रही है वो लगातार कम होती चली जाए, तो हमारे काम करने में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आ जाएगी। इन द मॉडर्न एरा कट थ्रोट कंपटीशन है। अ बिजनेस में बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पूरी धरती पर जियो है मेरी जान। जियो क्या कर रहा है? जियो सब सामान आपको सस्ते में देने की कोशिश करता है, इसीलिए वो आज की डेट में हीरो प्रोडक्ट है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। भाई बिजनेस को सरवाइव करना है मतलब एक बेसिक प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है, और साथ ही साथ ग्रोथ के ऊपर भी काम करना है कि लगातार वो कंपनी आगे चलकर बढ़ती चली जाए। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ओनली पॉसिबल बेटा जब हम अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे एट फेयर पॉसिबल प्राइसेस। मतलब अगर अच्छा सामान कंज्यूम करने की आदत लगेगी तो सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने लग जाएगी। एंड अगला पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार क्रिएट करना मैनेजमेंट का अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आगे बढ़े। डेवलपमेंट ऑफ नेशन। डेवलपमेंट ऑफ नेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नेशन का मतलब है बेटा कि हम अपने देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशन का मतलब क्या है? हम अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद हम अच्छे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे देश की तरक्की होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही पॉइंट मैंने यहां पर लिखकर दिखाया है बेटा। चलो बेटा अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और यहां से केस स्टडी बाहें फैलाकर आपका इंतजार करेगी मेरी जान। तो चलो भाई देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे कैसे डिवाइड किया है। पहला है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या होते हैं? सीईओ आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, एक्सेट्रा। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? कि टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आगे चल के एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पता लगाना। टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना। टू फॉर्मुलेट एंड अप्रूव द मास्टर बजट एंड डिपार्टमेंटल बजट, बजटिंग का काम करना। अगला टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स, इंपॉर्टेंट लोगों की हायरिंग करना, डिपार्टमेंटल हेड्स को हायर करना। टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द कंपनी, लीडरशिप का रोल अदा करना। ये सारा काम होता है टॉप लेवल का, टॉप मैनेजमेंट का। इनके इसी फंक्शन के बेसिस पर आपको केस स्टडी पेपर में दिखने वाली है। ठीक है ना? अगली बात करते हैं और हम बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट की।
मिडिल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, ब्रांच मैनेजर्स हो गए, इनका काम क्या होता है? टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो चीजें बताई हैं उसको समझाना किसको? लोअर मैनेजमेंट को। तो ये लिंकिंग पिन का काम करते हैं। अगला, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कि जो लोअर मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसके बारे में मॉनिटर करना। टू कोऑपरेट अमंग देमसेल्व्स सो एज टू इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे से कोऑर्डिनेटेडली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उसके बारे में पता लगाना। देन टू ट्रेन, मोटिवेट, डेवलप सुपरवाइजरी पर्सोनल, जो लोअर मैनेजमेंट है जिसको हम लोग लोअर लेवल बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों के ऊपर है। एंड टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय सुपरवाइजरी पर्सोनल, तो लोअर मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाबू, वो है लोअर मैनेजमेंट, या जिसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं, ये सबसे सबसे नीचे लेवल का मैनेजरियल पोजीशन होती है। इसके बाद सिर्फ वर्कर्स होते हैं, ठीक है ना। सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे लोग इस तरह के लेवल पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। टू प्लान डे टू डे प्रोडक्शन विद इन द गोल्स लेड बाय हायर अथॉरिटीज, रोजमर्रा में क्या क्या काम होगा ये डिसाइड करेंगे। टू असाइन जॉब्स टू वर्कर्स, कौन सा वर्कर कौन सा काम करेगा ये काम करते हैं। टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देने का काम कर रहे हैं। टू अरेंज मटेरियल्स एंड टूल्स टू मेंटेन टू मशीनरी, मतलब मशीनरी पे कौन सा टूल लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीजों के बारे में इकट्ठा करेंगे। टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू रिपोर्ट फीडबैक, ये काम होता है लोअर मैनेजमेंट का। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर मेरे जान, पांचवा चैप्टर है ये आपके कॉमर्स का, और यहां से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर केस स्टडीज आपका बाहें फैलाकर इंतजार करिए, जाकर ये नोट्स डाउनलोड करो और प्रिपेयर करना शुरू करो। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप रनिंग। कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। बाय, टेक केयर।